नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और व्यापम की कोचिंग क्लासेस के साथ, जिसमें हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास की। पिछली बार हमने बात की थी छत्तीसगढ़ में 1857 की सैनिक क्रांति के समय क्या क्या हुआ उस बारे में। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ उसके संबंध में, और इस बात को, क्योंकि ये लंबी सी बात है, इसको हम लोग कई अध्यायों में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज पहले भाग में बात करते हैं सबसे पहले कि छत्तीसगढ़ में जन चेतना का विकास कैसे हुआ। रायपुर, बिलासपुर और अन्य अनेक स्थानों पर रीडिंग क्लब, वाद विवाद समिति, साहित्य समिति इत्यादि का गठन होने लगा। इससे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना का विकास प्रारंभ हो गया। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियां भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। वो कैसे हुई कि छत्तीसगढ़ का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सर्वप्रथम कांग्रेस के 1891 के नागपुर अधिवेशन से हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ पर कांग्रेस का प्रभाव 1905 की नागपुर प्रांतीय परिषद में भी देखा जा सकता है। 1906 की जबलपुर प्रांतीय परिषद में दादा साहब खापर्डे का स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इसी समय रायपुर में कांग्रेस की शाखा की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में बैरिस्टर सीएम ठक्कर का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। पंडित सुंदरलाल शर्मा के योगदान के बारे में बात किए बिना छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात हो ही नहीं सकती। पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का राजा राम मोहन राय माना जाता है। वे राजिम के निकट चमसूर गांव के रहने वाले थे। 1906 में वो कांग्रेस के सदस्य बन गए और आजीवन कांग्रेस से जुड़े रहे। उन्होंने 1907 में सर्वप्रथम कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। 1906 में उन्होंने सन्मित्र मंडल बनाया, जिससे वे समाज सुधार तथा राष्ट्रीय चेतना के विकास का काम करते रहे। उन्होंने अनेक खादी आश्रम बनाए, राजिम में संस्कृत पाठशाला बनाई, अछूतोद्धार के लिए रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना भी उन्होंने ही की। उन्होंने धमतरी में कंडेल सत्याग्रह का नेतृत्व किया और कहा जाता है कि उसमें उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित भी किया। हालांकि इस बात पर थोड़ा विवाद है कि महात्मा गांधी उस समय छत्तीसगढ़ आए थे अथवा नहीं। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा को कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन जेल से भी उन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम उन्होंने कृष्ण जन्मस्थान पत्रिका या जेल पत्रिका रखा था। थोड़ी सी बात करेंगे कि राष्ट्रीय चेतना के विकास में समाचार पत्रों की भूमिका क्या थी। वर्ष 1900 में माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ मित्र के नाम से छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र पेंड्रा से प्रकाशित करना प्रारंभ किया। यह पत्र 1903 तक चला। इसके अतिरिक्त पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की सरस्वती, सप्रे जी का हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली व हिंद केसरी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह का अरुणोदय, पंडित सुंदरलाल शर्मा का कृष्ण जन्मस्थान समाचार पत्र या जेल पत्रिका, रायपुर कांग्रेस कमेटी की कांग्रेस पत्रिका आदि ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में बहुत काम किया। इनमें सबसे तेज सप्रे जी का हिंद केसरी था। सप्रे जी ने अपने समाचार पत्र में बाल गंगाधर तिलक के केसरी में प्रकाशित 2 मराठी लेखों का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया। ये लेख थे देश का दुर्दैव व बम गोले का रहस्य। इसमें ब्रिटिश शासन की आलोचना थी और भारतीय जनता को आह्वान था कि वो अपने कर्तव्य का पालन करें। सरकार ने सप्रे जी को इन लेखों के प्रकाशन के लिए 1908 में गिरफ्तार कर लिया। सप्रे जी से कहा गया कि वे लिखित रूप से माफी मांगे। वामनराव लाखे सप्रे जी के बहुत पुराने मित्र थे। वो सप्रे जी से जेल में मिले और उन्होंने कहा कि भाई ने कहलवाया है कि यदि वो माफी नहीं मांगेंगे तो उनके भाई आत्महत्या कर लेंगे। सप्रे जी ने हताशा में माफीनामे पर हस्ताक्षर कर दिए और सरकार ने उन्हें बिना मुकदमा चलाए 2 नवंबर 1908 को मुक्त कर दिया। इस माफीनामे के कारण उनका बहुत विरोध हुआ। शहर में उनकी तस्वीरें जलाई तक गईं। सप्रे जी 1 माह तक जनता के सामने आने का साहस नहीं कर सके। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी कर्मवीर में छत्तीसगढ़ की अनेक घटनाओं का प्रमुखता से प्रकाशन किया था। रायपुर जिला परिषद ने उत्थान और बिलासपुर जिला परिषद ने विकास नाम की पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। इन सब से भी राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। कांग्रेस में जब
देश के स्तर पर गरम और नरम दल हुए तो छत्तीसगढ़ में भी नरम और गरम दल बने। सन 1907 में सूरत कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था। छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव पड़ा। दादा साहब खापर्डे, माधवराव सप्रे, डॉक्टर मुंजे आदि गरम दल में थे, जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल, हरि सिंह गौर, डॉक्टर मधोलकर आदि नरम दल में थे। रायपुर सम्मेलन में दादा साहब खापर्डे ने सुझाव दिया कि सम्मेलन का प्रारंभ वंदे मातरम गाकर किया जाए। उस समय वंदे मातरम को बैन किया जा चुका था और इस गाने पर सजा का प्रावधान था। नरम दल ने इस सुझाव का विरोध किया तो दादा साहब खापर्डे सम्मेलन को छोड़कर चले गए। उन्होंने इसी दिन रायपुर में हनुमान मंदिर के सामने एक जनसभा की। दूसरे दिन भी बूटी के बाड़े में एक जनसभा की गई। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर गरम दल और नरम दल में समझौता हो गया तो छत्तीसगढ़ में भी समझौता हो गया। कुछ हम छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों के बड़े नेताओं की बात करते हैं। पहले बिलासपुर की बात करेंगे। बिलासपुर में ई राघवेंद्र राव, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, बैरिस्टर छेदीलाल ये प्रमुख नेता थे। राजनांदगांव के प्रमुख सूत्रधार ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। उन्होंने सरस्वती पुस्तकालय बनाया था। इनके नेतृत्व में 1920 में बीएनसी मिल्स के मजदूरों ने 36 दिन की सफल हड़ताल की थी। उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा और उन्हें राजनांदगांव रियासत से निर्वासित भी किया गया। धमतरी के कुछ नेताओं की बात करते हैं। धमतरी का कंडेल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां के प्रमुख नेता मालगुजार बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नत्थुजी जगताप आदि थे। दुर्ग की बात करते हैं। दुर्ग जिले में घनश्याम गुप्ता, राम प्रसाद देशमुख आदि महत्वपूर्ण नेता थे। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में होम रूल का समय आया। छत्तीसगढ़ में होम रूल के बारे में बात करते हुए हमें बताना होगा कि तिलक और एनी बेसेंट ने जब साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की तो छत्तीसगढ़ में भी इसकी शाखाएं खोली गईं। इसमें मूलचंद बागड़ी, माधवराव सप्रे और लक्ष्मण राव उदयगीरकर ने बहुत उल्लेखनीय प्रयास किए। गोखले 1918 में रायपुर आए थे। उन्होंने वामन राव लाखे के निवास पर रायपुर में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, लक्ष्मण राव उदयगीरकर, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, नारायण राव मेघावाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा आदि ने भाग लिया। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का प्रचार गांव-गांव में किया जाए। इस योजना के अंतर्गत अनेक गांवों में भाषण हुए और पर्चे भी बांटे गए। रोलट एक्ट का विरोध देश के अन्य स्थानों के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी हुआ। जलियांवाला बाग की घटना का जबरदस्त विरोध किया गया। खिलाफत आंदोलन जो पूरे देश में चल रहा था उसका भी छत्तीसगढ़ पर प्रभाव पड़ा। 17 मार्च 1920 को एक जनसभा में कांग्रेस की खिलाफत उप समिति गठित की गई। इस सभा में असगर अली ने हिंदू भाइयों को मुसलमानों से सहानुभूति रखने पर धन्यवाद दिया तो प्रत्युत्तर में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कहा कि अब हम हिंदू और मुसलमान नहीं बल्कि सच्चे अर्थों में हिंदुस्तानी हैं। बीएनसी मिल्स की हड़ताल हम और विस्तार से किसी दिन बात करेंगे, लेकिन आज छोटी सी बात करते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने बीएनसी मिल्स के मजदूरों को संगठित करके 36 दिन की हड़ताल 1920 में कराई थी। इस हड़ताल में वीवी गिरी जो उस समय बड़े मजदूर नेता थे और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, राजनांदगांव आए थे। अंत में मजदूरों के हित में समझौता हुआ और बाद में ठाकुर साहब को रियासत से निष्कासित करने का आदेश दिया गया जो राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद निरस्त हुआ। कंडेल सत्याग्रह की बात के बिना छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा अधूरी है। 1920 की दूसरी छमाही में हुए कंडेल सत्याग्रह ने पूरे देश का ध्यान खींचा। ब्रिटिश सरकार ने रुद्री और मुरमसिल्ली में महानदी पर बांध बनाए थे जिसकी नहर धमतरी में कंडेल से निकली थी। नहर का पानी लेने के लिए 10 वर्ष का अनुबंध आवश्यक था। इसकी राशि बहुत अधिक होने के कारण ग्रामवासी इसमें रुचि नहीं ले रहे थे। नहर विभाग ने एक दिन बिना ग्रामवासियों की मांग के ही नहर में पानी प्रवाहित कर दिया। गांव वालों ने इस पर भी अनुबंध पर दस्तखत करने से इनकार किया तो सरकार ने उन पर पानी चोरी का आरोप लगाकर 4033 रुपए का सामूहिक जुर्माना लगा दिया। जब सरकार ने बलपूर्वक जुर्माना वसूल करना प्रारंभ किया तो जनता ने विद्रोह कर दिया। एक सभा की गई जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव ने भाग लिया। तय किया गया कि जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाएगा और उसके विरोध में सत्याग्रह किया जाएगा।
अनेक लोग गिरफ्तार कर लिए गए। सत्याग्रह कई महीने तक चला। जब सरकार के अत्याचार बहुत बढ़ गए तो आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को सौंपने का निर्णय लिया गया। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी गांधी जी को आमंत्रित करने के लिए कलकत्ता गए। कहते हैं कि जब सरकार को पता चला कि आंदोलन के देशव्यापी हो जाने का भय है तो रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने स्थल पर जाकर जुर्माना माफ कर दिया और इस तरह महात्मा गांधी के आने के पहले ही आंदोलन सफल हो गया। इस बात पर विवाद है कि गांधी जी उस समय आए या नहीं आए, पर कुछ लोगों का कहना है कि गांधी जी ने आकर कंडेल जाकर लोगों को बधाई दी थी। गांधी जी की छत्तीसगढ़ की यात्राओं के ऊपर चर्चा के बिना हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम पर चर्चा नहीं कर सकते। गांधी जी की पहली यात्रा के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन उसके बारे में यह कहना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोग महात्मा गांधी की इस पहली यात्रा के बारे में इससे सहमत नहीं है कि महात्मा गांधी उस समय आए थे। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता और संस्कृति के विशेषज्ञ राहुल कुमार सिंह जी के साथ मैंने एक साक्षात्कार किया था जिसमें उन्होंने बताया है कि वो मानते हैं कि महात्मा गांधी की ये पहली यात्रा छत्तीसगढ़ की हुई नहीं थी। उनके इस इंटरव्यू का एक अंश मैं आपको यहां पर वीडियो के रूप में दे रहा हूं। गांधी की छत्तीसगढ़ यात्रा को लेकर एक लंबा मैंने नोट लिखा है कि 1920 में गांधी के छत्तीसगढ़ प्रवास की कोई पुष्ट जानकारियां नहीं मिलती हैं और उसमें मैंने अगर कहा जाए तो साखी बनाया था, गवाही उसमें ली थी, वो खुद गांधी की ली थी क्योंकि गांधी की आत्मकथा 1920 तक है और 1920 तक की आत्मकथा में अंतिम 2 अध्यायों में नवंबर और दिसंबर है जिसमें वो कोई छत्तीसगढ़ की चर्चा नहीं करते। दूसरा, जिन्हें सुंदरलाल शर्मा जिन्हें कहा जाता है कि उन्होंने बुलाया था, सुंदरलाल शर्मा ने इतना कुछ लिखा है लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहते। महात्मा गांधी की दूसरी यात्रा के बारे में जो बात करें तो वो 22 नवंबर से 28 नवंबर 1933 तक कुल 5 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ आए थे। 22 नवंबर को वो दुर्ग जिले में आए। गांधी जी के इस दौरे की व्यवस्था मुख्यतया पंडित रविशंकर शुक्ल तथा राजेंद्र सिंह के हाथों में थी। गांधी जी का यह कार्यक्रम हरिजनों के उत्थान के लिए आयोजित किया गया था। दुर्ग में महात्मा गांधी जी श्री घनश्याम गुप्त जी के आतिथ्य में थे। वहां आते ही गांधी जी ने पूछा कि दुर्ग में देखने योग्य क्या है, तो गुप्त जी ने उनसे उस पाठशाला का जिक्र किया जहां 1926 से सवर्ण और हरिजन दोनों ही समुदायों के बालक एक ही टाटपट्टी पर बैठकर अध्ययन कर रहे थे। उसी दिन संध्या के समय दुर्ग के मोतीबाग तालाब के मैदान में एक वृहत जनसभा हुई। गांधी जी के दर्शन के लिए लगभग 50,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। जनसभा के पहले श्री शिशुपाल सिंह यादव और उदय प्रसाद जी बोड़ेवाल गांव वाले का कविता पाठ हुआ और उसके बाद गांधी जी का भाषण हुआ। इस यात्रा में धमतरी के हजारीलाल जैन उनकी कार ड्राइव कर रहे थे। 23 नवंबर को गांधी जी कुम्हारी होकर रायपुर पहुंचे। यहां आमापारा चौक पर भीड़ ने उनका स्वागत किया। इस दौरे में उनकी अंग्रेज शिष्या मीराबेन, झाबुआ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठक्कर बापा और उनके निज सचिव महादेव देसाई साथ में थे। रायपुर में वो पंडित रविशंकर शुक्ल के घर पर रुके। 23 नवंबर को गांधी जी ने तत्कालीन विक्टोरिया गार्डन, जिसे आज मोतीबाग कहा जाता है, वहां पर स्वदेशी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 24 नवंबर को उन्होंने लॉरी स्कूल, जिसे आजकल सप्रे स्कूल कहते हैं, वहां पर जनसभा का संबोधन किया। इसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा संचालित सतनामी आश्रम का निरीक्षण किया और मौदापारा में हरिजनों को संबोधित किया। इसी दिन पुरानी बस्ती के एक मंदिर को हरिजनों के लिए खोला गया। इस यात्रा में गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा की प्रशंसा करते हुए अपने से भी बड़ा और अपना गुरु निरूपित किया था। 25 नवंबर को गांधी जी धमतरी गए। मकईबंद चौक पर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने मराठी कन्याशाला में एक जनसभा को संबोधित किया और बाबू छोटेलाल के निवास पर महिलाओं को संबोधित किया। अनेक महिलाओं ने हरिजन फंड के लिए अपने आभूषण अर्पित कर दिए। नगर पालिका की ओर से नत्थु जगपात ने गांधी जी को अभिनंदन पत्र भेंट किया, जिसे गांधी जी ने नीलाम करवाया और उसे उनकी ड्राइविंग कर रहे हजारीलाल जैन जी ने खरीद लिया। नारायण राव मेघावाले ने शहर की जनता की ओर से हरिजन फंड के लिए 501 रुपए भेंट किए। गांधी जी ने धमतरी तहसील को छत्तीसगढ़ की बारदोली कहा। वे सतनामी मोहल्ले में गए, जहां पर उन्होंने भोजन किया। इसके बाद माखन नाई से हजामत बनवाई। वापसी में किसी ने एक पोटली गांधी जी पर फेंकी, जिसमें चावल, हल्दी और 2 पैसे का सिक्का था। इसे उन्होंने वापसी में राजिम में नीलाम करवाया और उससे 101 रुपए
प्राप्त हुए। 25 नवंबर को गांधी जी बिलासपुर पहुंचे और ठाकुर छेदीलाल ने जरहा भाटा चौक पर उनका स्वागत किया। उन्होंने कुंज बिहारी अग्निहोत्री के यहां भोजन किया और विश्राम किया। दूसरे दिन उन्होंने विशाल जनसभा की। उस स्थान का नाम अब गांधी चौक पड़ गया है। यहां भी महिलाओं ने आभूषण भेंट किए। इसके बाद गांधी जी वापस रायपुर पहुंचे और 28 नवंबर को रेल से गोंदिया होकर बालाघाट गए। अपनी इस यात्रा में गांधी जी को हरिजन फंड के लिए कुल 74,000 रुपए प्राप्त हुए, जिसमें सबसे अधिक 1450 रुपए रायपुर में एकत्र हुए थे। गांधी जी के इस प्रवास से प्रभावित होकर पंडित रामदयाल तिवारी ने गांधी मीमांसा नाम का ग्रंथ लिखा, जो उन्होंने 1936 में पूरा किया है। तो आज के अध्याय में इतना ही। अगली बार एक नए अध्याय के साथ उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।